हेलो एवरीवन। आज हम इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ फर्स्ट नेटवर्क से लेके इंटरनेट तक। तो बेसिक बात ये है कि ARPANET जो कि 1969 में फाउंड हुआ था उसे हम फर्स्ट नेटवर्क कहते हैं और इसने इंटरनेट की नींव रखी थी। इसके बाद NSFNet आया जो 1985 के आसपास आया और 1986 से ही एक्चुअली इंटरनेट पे काम शुरू हो गया था, बट हम फिर भी कहते हैं कि 90s में ये पूरा स्ट्रेंथन होके जो आज की शेप है इंटरनेट की वो इसने लेना शुरू कर दी थी। तो ARPANET से शुरुआत करते हैं। 1969 में यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया था, उसका नाम ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। और ये इसे हम पहला नेटवर्क कहते हैं जो बाद में इंटरनेट बना। और 1969 में ये जो प्रोजेक्ट है इसका सिर्फ इतना ही गोल था कि कुछ यूनिवर्सिटीज और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। और ARPANET सिर्फ कुछ एक कंप्यूटर्स के साथ ही शुरू हुआ था और बाद में ये फैलता चला गया। इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्टूडेंट, रिसर्चर्स जो भी इसका पार्ट थे उन्होंने धीरे धीरे इसे डेटा मैसेजेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इवन लॉन्ग डिस्टेंस गेम्स के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाने लगा और लोग अपने आपस में सोशलाइज करने के लिए कॉमन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे भी इसे इस्तेमाल करने लगे थे। और 1985 में जब NSF नेट की बात हुई तो एक नेशनल साइंस फाउंडेशन करके एक फेडरल एजेंसी थी, इन्होंने ये हाई कैपेसिटी नेटवर्क था जो डेवलप किया और ये ऑब्वियसली ARPANET से ज़्यादा कैपेबल था। इसका प्राइमरी मोटिव सिर्फ एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च कर रहे लोगों को नेटवर्क करना था। किसी भी प्राइवेट बिजनेसेस को बीच में आना अलाउड नहीं था। लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाए और आगे जाके उन्होंने ARPANET और NSFNet के साथ कनेक्ट किया और इंटरनेट बनाया। और अगर हम देखें तो ये इंटरनेटवर्किंग जो है ये ARPANET और NSFNet की या प्राइवेट नेटवर्क्स की ये लेट 80s में शुरू हो गई थी, मीन्स 86-87 में शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे कि ARPANET जो है वो 1990 में बंद कर दिया गया और जो NSFNet है उसकी फंडिंग भी 1995 में जो है वो बंद कर दी गई। तो लेटर ऑन कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो उन्हीं प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट बिजनेसेस ने शुरू की जो आज हमारे पास इंटरनेट के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि 90s में जब ARPANET और NSFNet पूरी तरह से बंद हो गए, उनकी जो फंडिंग है वो हो गई बंद, तो उसके बाद कमर्शियल लेवल पे प्राइवेट कंपनीज ने टेकअप किया और जो आज हम इंटरनेट देखते हैं वो हमारे सामने आया। इंटरनेट जो है ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है और शुरुआत इसकी ARPANET से ही हुई थी और ये इंटरकनेक्शन है लार्ज और स्मॉल नेटवर्क्स का अराउंड द ग्लोब एंड it is being run by different organization and interconnected at peer points. Common internet standards जिसे हम protocols भी कहते हैं वो यूज होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे कंप्यूटर्स या अलग अलग तरह के नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट जो है it connects many smaller networks together, as you can see here. So around the globe to exchange the information of the data, and to accomplish this, all the computers on the internet should have the same set of rules of communication. They are called protocols, and here we are using TCP/IP protocol, that is transmission control protocol and internet protocol. So how the internet actually works? On internet, the most of the computers are connected to smaller network,
later these smaller networks are connected to an internet backbone through gateway. So two terms have come up here. एक तो बात हुई है इंटरनेट बैकबोन की और एक हुई है आपके गेटवे की. गेटवे जो है ये एक डिवाइस है जो डिसिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है. इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं ये एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क है, ये भी एक इंडिपेंडेंट स्मॉल नेटवर्क है. उनको एक बैकबोन के साथ कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो बैकबोन इज बेसिकली सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क जस्ट लाइक ट्रंक ऑफ अ ट्री और स्पाइन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट. अब इंटरनेट की फंक्शनिंग अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रोटोकॉल उनकी हो सकती हैं, लेकिन वो सारे कंप्यूटर्स एक ही कॉमन सेट ऑफ रूल्स के साथ काम करते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. और प्रोटोकॉल्स में जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है उसे टीसीपी/आईपी कहा जाता है. अब इसमें टीसीपी और आईपी को हम समझने की कोशिश करते हैं. टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये वाला पार्ट जो है ये इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब जो भी फाइल या मैसेज हमने पैकेट की मतलब जो भी फाइल मैसेज हमें सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे भेजना है उसे ये पैकेट्स में तोड़ता है, छोटे छोटे पैकेट्स उसके बना देता है सोर्स कंप्यूटर पे. और जब वो मैसेज उन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आपका रेसिपिएंट कंप्यूटर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचता है, वहां जाके उसे रीअसेंबल करके दोबारा से ओरिजिनल फाइल या मैसेज बनाने का काम भी आपका टीसीपी ही करता है. लेकिन इसमें आईपी का क्या रोल है? आईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेसेस. किस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे आपका पैकेट्स जो हैं वो पहुंचाने हैं, क्योंकि आपका मैसेज या फाइल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, दे आर कॉल्ड पैकेट्स, और उन पैकेट्स को कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू रूट करना है और फिर रेसिपिएंट कंप्यूटर पे पहुंचना है. वो भी उसका एड्रेस ठीक होना चाहिए तभी वो सारे वहीं पहुंचेंगे. उसके बाद रीअसेंबल करना है. तो टीसीपी आईपी दोनों अपना रोल प्ले करते हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं एक और टर्म की, दैट इज इंटरस्पेस. इंटरस्पेस इज अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स to communicate online in real-time audio, video or text chat in dynamic 3D environment. ये इसे हम future of internet भी कभी-कभी कहा जाता है. Interspace provides most advanced form of communication available on internet today. आज हम देख ही पा रहे हैं वैसे. And internet is a vision for what internet will become. Interspace जो है, तो आज जो user क्रॉस कोरिलेट कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को कई तरीकों से, ऑडियो, विजुअल, इनफैक्ट 3D एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और रियल टाइम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो हो रही है, ऐसा एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बन रहा है, वो इंटरस्पेस उसे कहा जा रहा है. तो इस टॉपिक के बारे में आप इन दो रेफरेंस बुक से भी पढ़ सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो तो फील फ्री टू आस्क.